आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। इस वक्त स्टूडियो में इंजीनियर कुलदीप रामटेके साहब है, जो पेशे से तो इंजीनियर है और बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने निर्देशन भी किया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जवानी से लेके अब तक एक सोशल मूवमेंट जो है उसके साथ, अम्बेडकराइट मूवमेंट जो है उसके साथ भी जुड़े रहे हैं। जो मुद्दा चल रहा है महाराष्ट्र में वो है रिजर्वेशन इन प्रमोशन, यानी कि पदोन्नति में आरक्षण। उसी पर चर्चा करने के लिए कुलदीप सर यहाँ पर आए हैं। कुलदीप सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू, जय भीम, धन्यवाद। सबसे पहले यह है कि आरक्षण को लेकर काफी वाद विवाद केवल महाराष्ट्र में नहीं तो पूरे देश में होते हैं। एक विचारधारा है जो समता प्रस्थापित करने के लिए प्रतिनिधित्व देना चाहती है, एक विचारधारा है जो मनुवादी सोच की है और उसको लगता है कि ये जो डाउन ट्रोडन्स है, ये दबे कुचले लोग हैं, ये ओबीसी है, इनको अगर कुछ प्रतिनिधित्व मिल जाए, रिजर्वेशन मिल जाए तो आगे आ जाए, तो हमारे हाथ से जो धर्म सत्ता है या अर्थ कारण है वो भी छूट जाए। तो आरक्षण का इस तरह से उनका विरोध करना और हमें उसके लिए प्रोटेस्ट करना, संविधान में आरक्षण प्रदत्त होने के इतने साल बाद भी, क्या है, किस मोड़ पे है हम आज? आपका प्रश्न बहुत गहन है और महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न के लिए हम बाबा साहब को ही याद करते हैं। बाबा साहब ने लिख के गए हैं उनके अनुभव से कि इन लोगों का जो स्ट्रांग पावर है वो हमें वीक बनाता है। हालांकि वो गैर बराबरी, इनइक्वालिटी का पावर है। इनके पास धन का अधिकार है, ज्ञान का अधिकार है, मीडिया का अधिकार है और हर जगह ये यूं कहा जाए तो ज्यादती करते हैं। दूसरी बात, आप आरक्षण बोले, बाद में प्रतिनिधित्व कहा। तो जब संविधान बना तो आरक्षण के बजाय प्रतिनिधित्व की बात हुई थी, और रिप्रेजेंटेशन। हम चाहते थे कि हमारा रिप्रेजेंटेशन हो, वो चाहते थे कि आरक्षण हो। आरक्षण का अर्थ होता है हम आपको कुछ दे रहे हैं, तो ये देने वाली बात हो जाती है उनकी। तो ये पैरेलल विचारधारा है और ये समरसता और समानता का संघर्ष है। जिन लोगों को सदियों से धन का, न ज्ञान का, न सम्मान का अवसर मिला, उन लोगों को कुछ अवसर मिले। तो इसके लिए हम विचारधारा को देखते हैं। 108 साल की विचारधारा, 1848 से लेकर 1956 तक हमारी विचारधारा बनी। ज्योतिबा ने हमें शिक्षण दिया, बिना शिक्षण के आरक्षण नहीं मिलता तो शाहू महाराज ने दिया, और बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन दिया। इस आधार पर एक विचारधारा बनी कि हम भी इस देश में प्रगति करना चाहते हैं, इंसान की तरह जीना चाहते हैं, तो हमें भी अवसर मिले। मगर हुआ यूं कि हम लोगों को, और हम लोग खासकर असंगठित होने के कारण, जिसे हम बहुजन या शूद्र कहते हैं, ओबीसी अपनी अलग बात करता है, एसटी अलग बात करता है, शेड्यूल कास्ट अलग बात करता है। तो ये अलग अलग होने के कारण, क्योंकि जातीयता आपको एक अलग माइंड देती है। वी थिंक अबाउट आवर कास्ट, तो एक्सपांड नहीं होता। तो ये जो नैरोनेस आ गया हम लोगों में, तो ये हम बहुजन नहीं बन सके। तो उसका लाभ वो लोग उठाते हैं, और वो लोग उठाने के कारण इंडिविजुअली वो कभी ओबीसी पे आक्रमण करते कि हम तुम्हारी जनगणना नहीं करेंगे, ना ही आरक्षण दे, आप भी देख रहे हैं। कभी शेड्यूल कास्ट के ऊपर आक्रमण करते कि हम तुम्हारे ऊपर क्रिमिनल लगा देंगे, आरक्षण में प्रमोशन नहीं देंगे आप लोगों को। तो इस तरह से हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ प्रीतम जी, हम लोग न्यायपालिका से बड़ी उम्मीद लगा के बैठे थे कि समानता का आर्टिकल हो या 16(4) हो, 335 हो, खास करके 46 हो, ये आर्टिकल का एक कंबाइंड मीनिंग निकाल के हम लोगों को न्यायपालिका कुछ तो प्रोटेक्शन दे। मगर अफसोस इस बात का है कि वहाँ भी हमें प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी हमारे केसेस की चाल ढकल होती है, आज की हियरिंग पोस्टपोन होती है। तो जब तक हमारे लोग राजनीतिक और इंटेलेक्चुअल स्तर के ऊपर एक प्रेशर ग्रुप नहीं बनाते, तब तक ये संघर्ष मुझे तो लगता है दीर्घकाल में चलता रहेगा। जैसे आपने जिक्र किया कि शाहू जी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, और उसके बाद संविधान ने, बाबा साहब ने संविधान में ही इस अधिकार को दे दिया। हम ये कहते हैं कि महाराष्ट्र जो है वो शाहू महाराज, महात्मा फुले, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, और जिनके हाथ में आज मुख्य खुर्ची है महाराष्ट्र की, वो शिवाजी महाराज को
आदर्श मानने वाले लोग, शिवाजी महाराज ने भी अपनी सेना में रिजर्वेशन दिया था और सारे मावड़ों को लेकर, सारे डाउन ट्रोडन्स को लेकर एक बड़ा विद्रोह खड़ा करके हिंदवी स्वराज्य की भी स्थापना की थी। एक तरफ ये शाहू की दुहाई देते हैं, महात्मा फुले की भी दुहाई देते हैं, बाबा साहब को भी आदर्श मानते हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज को भी आदर्श मानते हैं। लेकिन इस तरह के जो जीआर आते हैं तो सही मायने में इनका चेहरा अलग है और इनकी सोच अलग है, ऐसे लगता है आपको? काफी कठिन प्रश्न है। अब पहला पार्ट जो आपका है कि ये उनको मानते हैं, हमारे महापुरुषों को जरूर मानते हैं, मगर मेरा अपना आकलन ये है कि हमारे महापुरुषों के नाम के ऊपर इन्हें सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय को इम्प्लीमेंट नहीं करना है, सत्ता प्राप्त करना है। ये बरगलाने की बात है इन लोगों की। अब देखो तो वर्तमान सत्ताधारी जो कुछ हुए अभी पिछले 10 साल में, जिन्होंने आरक्षण धोरण के पॉलिसी के ऊपर कुछ वक्तव्य ठीक से नहीं दिए। शिवसेना को देखो, शिवसेना अभी तक के मैं जितना प्रशासन में अनुभव लिया तो मैं देख रहा हूँ कि शिवसेना की अपनी आरक्षण की विचारधारा ही नहीं है। उन्हें करना क्या है? कभी मैंने पढ़ा नहीं कि हम आरक्षण को संरक्षण देंगे, वी विल प्रोटेक्ट रिजर्वेशन, ऐसा कभी सुना नहीं मैंने। तो उनसे वो उम्मीद है कि वो प्रशासन में जो चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है, शायद वो इम्प्लीमेंट करे, शायद। कांग्रेस क्या है, मैंने एक दिन बोला भी था, मर्यादित औदार्य, यानी लिमिटेड आपको जो कुछ मिलता है वो, कि हम आपको एक लेटर लिख देंगे, प्रोटेक्शन दे देंगे। कांग्रेस के लोग बोलेंगे नहीं नहीं हम तुम्हाला मिळायलाच पाहिजे, लेकिन उनका परसुएशन, जिसको हम मराठी में पाठपुरावा करते हैं, वो नहीं होता है। तीसरी बात बीजेपी, तो बीजेपी ने कभी नहीं कहा कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, ये उनकी विचारधारा में था नहीं, उनसे उम्मीद करना भी बेकार है। लेकिन जब ये लोग सत्ता में आए तो इन लोगों ने ये कहा कि हम लोग आपको आरक्षण में संरक्षण देंगे। वास्तव में क्या है, अभी देखिए आप, राष्ट्रवादी के माननीय अजित पवार साहब, इनके पास में ये डिपार्टमेंट के कारण, उनके कारण 7 मई 2021 का जीआर निकला। तो जब उन्होंने कॉमन सीनियरिटी का जीआर निकला, इसका मतलब भी आरक्षण के विरोध में निकला। मेरा 10 साल का अजित पवार का अनुभव ये है कि उनको सोशल जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन और सही मायने में प्रशासन, क्योंकि आप देखिए अजित पवार साहब ने इतने प्रॉब्लम क्रिएट किए कि सॉल्यूशन ढूंढना मुश्किल हो गया है। तो इन लोगों को ये जीआर निकालने की कोई जरूरत नहीं थी जो 7 मई 2021 का निकाला, क्योंकि कॉमन सीनियरिटी का सवाल ही नहीं आता। और आप जानते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट में बानाई की तरफ से खुद याचिका करता हूं, तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट के इनके एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड से इन्होंने चर्चा कर लेनी चाहिए थी कि इसका परिणाम क्या होगा। मगर होता यूं है, आपको आपके क्वेश्चन के अलावा भी एक बात बता देता हूं, हम शाहू फुले बाबा साहब को मानने वाले हम लोगों ने मराठा आरक्षण को कभी विरोध नहीं किया। हम तो चाहते कि उनको मिले कानूनन और वास्तव में प्रशासन में। आज तक ये मुझे समझ में नहीं आया कि वो हमको विरोध क्यों कर रहे हैं। ये बड़ा गहन प्रश्न है। तो अगर हम उनको सपोर्ट देते हैं तो मैं, अगर मुझे सुन रहे हैं मराठा लीडर्स, तो उनसे मैं विनती करूंगा कि जब हम आपको विरोध नहीं करें तो आप हमको विरोध क्यों कर रहे हैं, क्योंकि विजय घोगरे उनको प्रतिनिधित्व करता है। ये समस्या तो है। आपने अजीत पवार का नाम लिया, लेकिन अजीत पवार सर्वसर्वा नहीं है, उसके पीछे भी और एक नाम आता है, सीनियर नाम आता है शरद पवार। और शरद पवार कभी भी आरक्षण के पक्ष में नहीं रहे। इतनी बार वो सत्ता में रहे, बड़े मंत्री पद उनके पास रहे, लेकिन ये जो डाउन ट्रोडन्स है उनके वोट तो चाहिए रहते हैं, लेकिन उनका कुछ भला हो ऐसा नहीं लगता है। इस केस में भी क्या लगता है कि चेहरा तो अजित पवार का है, पर जो जिसे माइंड कहते हैं, क्या वो शरद पवार का है? तो सबूत के साथ अगर शरद पवार साहब के बारे में बोलना पड़ेगा तो मैं ये अपेक्षा कर रहा था कि आप ये सवाल पूछेंगे, तो मैंने उनके खुद की आत्मकथा यहाँ लेके आया हूँ। शरद पवार साहब की किताब का नाम है लोक माझे संगाती। तो लोग मेरे साथी है, मराठी में लिखी गई ये पॉलिटिकल बायोग्राफी। पॉलिटिकल बायोग्राफी। तो क्या शरद पवार साहब की रिजर्वेशन या SC ST DTNT के रिजर्वेशन के बारे में
भूमिका स्पष्ट है। इसके ऊपर अगर हम चर्चा करते हैं तो इसमें पेज नंबर 351 में आगे क्या होगा इसके ऊपर भाष्य करते हुए वो बहुत लंबा चौड़ा लिखते हैं, लेकिन मैं उनका मूल ट्रांसलेट कर देता हूं। रोजगाराच्या संधीसाठी जाती आधारित आरक्षणाला मी पूर्णपणे अनुकूल आहे, मात्र आरक्षण फक्त प्रवेशांपुरतंच मर्यादित असावं असंही मला वाटतं। पदोन्नतीच्या वेळी आरक्षण मुद्दा अनाठायी है। इसका अर्थ क्या होता है कि लोगों को रोजगार मिले। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, इसलिए मैं जातियों पे आधारित आरक्षण को समर्थन देता हूं, जबकि सच यह है कि हमें शासन प्रशासन में प्रतिनिधित्व चाहिए, रोजगार में नहीं, केवल रोजगार में ही नहीं। ये रोजगार की बात ही नहीं है। रोजगार, क्योंकि आरक्षण बोलो या प्रतिनिधित्व बोलो, ये गरीबी निर्मूलन का कार्यक्रम नहीं है। दैट इज नॉट द प्रोग्राम ऑफ पॉवर्टी एरेडिकेशन। इनकी सोच देखिए, मात्र आरक्षण फक्त प्रवेशापुरतच मर्यादित असावं, यानी इनिशियल स्टेज के अपॉइंटमेंट के तक। पदोन्नतीच्या वेळी आरक्षणाचा मुद्दा अनाठायी आहे आणि ती कार्यक्षमता आधारित हुई। अब ये कह रहे कि रिजर्वेशन इज प्रमोशन को हम लोग समर्थन नहीं देते, और कार्यक्षमता के ऊपर। मैं खुद प्रशासन में था। प्रीतम जी आप मुझे बताइए कि बोलते एफिशिएंसी चेक करेंगे आप लोगों की, जब तक आप अपॉइंटमेंट नहीं दोगे कैसे पता चलेगा कि एफिशिएंसी कितनी है, कितना टैलेंट है। अब ये, और दूसरा एक बात तो बोल रहे कि पदोन्नतीच्या वेळी आरक्षणाचा मुद्दा अनाठायी है। आर्टिकल 16(4) को चैलेंज है, एडेक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कॉन्स्टिट्यूशन में। 46 में यह है कि आर्टिकल 46 ये कहता है कि SC ST के अलावा भी बाकी लोग जो है वीकर सेक्शन, उनको भी पदोन्नति, तो DT&T जो है उनको पदोन्नति देगी। शरद पवार साहब को मुझे ये पूछना है, ये लिखने के बाद कभी आपने सोचा है कि आप कुछ संविधान के बाहर की भी तो बात कर रहे हैं ना। अब केंद्र सरकार में आरक्षण है, पूरे देश में आरक्षण है, और प्रमोशन भी है। महाराष्ट्र में तो ये JR या ये कानून बनने के पहले अप टू क्लास 1 था प्रमोशन, केंद्र में भी है, केंद्र ने कभी नकारा नहीं, ना ही सुप्रीम कोर्ट ने बोला। तो फिर इनको ये लिखने की क्या जरूरत थी। आगे जाके वो ये लिखते हैं, अकार्यक्षम व्यक्तीस पदोन्नती मिळाल्यास शासनाच्या गुणवत्तेचा बोजवारा तर उडेलच, शिवाय नोकरशाहीमध्ये वैफल्याची भावना वाढीला लागेल। इसके ऊपर रिसर्च हुआ है। ये कहते कि अकार्यक्षम व्यक्ति की डेफिनेशन क्या है। अकार्यक्षम व्यक्ति की डेफिनेशन, वो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, इसलिए अकार्यक्षम है, ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन दूसरी एक बात है, वो इंटर रिलेटेड है उनका मुद्दा। अकार्यक्षम व्यक्ति का मतलब ये होता है जिसको वो उस वक्त का काम नहीं आता, जिसको दिया गया। रिसर्च ये कहता है कि मेरिट यानी गुणवत्ता नाम की चीज दुनिया में कोई नहीं है जब तक आप किसी को अवसर नहीं देते। दिस इज डिफाइंड, मेरिट की कोई पता ही नहीं चलेगा क्या गुणवत्ता है जरा। और एफिशिएंसी के ऊपर रेलवे में रिसर्च हुआ और ये निष्कर्ष निकला। जब थोरात साहब आएंगे तो उनको भी ये सवाल पूछ लेना, और उनके मार्गदर्शन में ही वही रिसर्च हुआ कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से एफिशिएंसी पे कोई नेगेटिव परिणाम नहीं। मैं मेरा ही उदाहरण देता हूँ। मैं आरक्षण के द्वारा नौकरी को लगा, लेकिन नौकरी में मैंने नए कीर्तिमान स्थापित किए। जो ओपन कैटेगरी को जो डैम 10-10 साल भरते नहीं आए पानी, वसई विरार को पानी की सख्त जरूरत थी, मैंने भरा। लोग मुझे देखने आते थे इंसान कौन सा है, मैंने वो डैम भरा क्योंकि लोग डरते थे कि कुछ ना हो जाए। तो जब तक आप अवसर नहीं देंगे तो तब तक उसकी कार्यक्षमता का और टैलेंट का पता नहीं चलता। और रहा सवाल अपॉइंटमेंट या प्रमोशन में, प्रमोशन का अर्थ ये होता है, मैं आपको बताता हूँ, जो मराठा समाज ने भी सुन लेना चाहिए। 2 प्रकार के आरक्षण होते हैं। एक हॉरिजॉन्टल, जो हम न्यायपालिका में भी मांग रहे हैं, यानी समानता, न्यायपालिका, प्रशासन और प्राइवेट सेक्टर में भी मांग रहे हैं हम लोग। इसका कारण यह है कि सरकार की नौकरियां अभी कम हो रही है, तकरीबन 1 करोड़ नौकरियां कम हो गई है, 4% लोग हर साल रिटायर हो रहे हैं। तो हमारी ये उम्मीद है कि सरकार मान लेगी, वो कमीशन ने लेटर भी लिख दिया है। दूसरा सवाल ये है कि जो एफिशिएंसी मेरिट की और प्रमोशन की बात करते हैं, तो ये जो हॉरिजॉन्टल प्रमोशन है उसमें प्रमोशन ये वर्टिकल होता है। जैसे एक पोस्ट पे मैंने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को अपॉइंट किया, मैंने खुद इंटरव्यू लिया है,
तकरीबन 50 लोगों को अपॉइंटमेंट दी, और मैंने देखा कि SC ST DT NT लोगों ने कमाल की डिपार्टमेंट की सेवा की है। मेरा खुद का अनुभव है, मेरा अपना अनुभव है, ये है कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग आरक्षण से आते तो जरूर हैं, लेकिन जब वो प्रशासन में कोई जिम्मेदारी काम करो तो बड़े बेहतर तरीके से निभाते हैं। और ये रिसर्च ने भी कहा है कि SC ST आरक्षण के कारण केंद्र सरकार के रेलवे में कोई भी नेगेटिव परिणाम नहीं होता। तो आदरणीय शरद पवार साहब ने एफिशिएंसी की बात नहीं करनी चाहिए, मेरिट की बात नहीं करनी चाहिए। प्रमोशन ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, ये वर्टिकल रिजर्वेशन है, एलिवेशन फ्रॉम लोअर पोस्ट टू हायर पोस्ट। अब मुझे बताओ कि आप एक छोटी पोस्ट पे काम कर रहे हो और जिंदगी भर काम करते रहेंगे तो आपका वर्टिकल प्रमोशन तो होना ही है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से सोच में तकलीफ है, सोच में तकलीफ है, इसी को हम देखते हैं 7 तारीख के GR में जी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सम्मानीय कोर्ट ने इसको स्टेटस को दिया था, इसको यथास्थिति में रखने के लिए कहा था। इसका क्या मतलब होता है कि आप ना उसको ना ही भी न कहे और यस भी ना बोले, यानी जिस स्थिति में है वो है। इस सरकार को या शरद पवार जी को या अजित पवार जी को क्या जल्दबाजी थी कि कोरोना का काल चल रहा है, संक्रमण का काल चल रहा है, कोरोना का काल देकर बाकी सब चीज़ों को वो कह रहे कि ये बाद में करेंगे, लेकिन इस GR के बारे में इतनी जल्दबाजी क्यों हुई होगी? सबसे पहले तो आपको मैं एक चंद कुछ 1 मिनट में बता देता हूँ कि GR निकाला कैसे जाता है। मैं खुद प्रशासक था जी। GR का ऐसा होता है अर्थ शासन निर्णय, यानी अंग्रेजी में बोले तो एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन। GR इज नॉट ए लॉ, वो एक निर्णय होता है जिसके आधार पे सरकार चलती है। तो सबसे पहले हम लोग उसका जस्टिफिकेशन यानी समर्थन देते हैं, और वो फाइल हमारी लॉ एंड जुडिशरी को घूमती है, फाइनेंस रहा तो फाइनेंस को घूमती है, जो जो डिपार्टमेंट रिलेटेड है, सोशल वेलफेयर, सोशल जस्टिस, सबको घूमती है कि भाई आपका क्या कहना है, ये GR हम निकालना चाहते हैं। अब माननीय अजित पवार साहब ये उप मुख्यमंत्री है, कॉन्स्टिट्यूशन में उप मुख्यमंत्री पद है नहीं, तो इसके ऊपर भी उन्होंने सोचना चाहिए। दूसरी बात कि ये GR निकालते वक्त किसी भी डिपार्टमेंट से सलाह नहीं किया गया, और आपने जैसा पूछा ना कि इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है, तो मराठा आरक्षण को भी कोरिलेट करके देख सकते हैं कि वो मराठा आरक्षण वो सुप्रीम कोर्ट में हार गए, स्टैंड नहीं हो रहा है। मेरा तो ये कहना है कि सबको आरक्षण मिलना चाहिए, और बाकी जो 15% है उनको बाकी पोस्ट देना चाहिए। आज की स्थिति क्या है, हमारे भारत में 49.5% हम लोगों को मिल रहा था, और बाकी सारी चीज़ें वो 15% लोग यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को मिल रही थी। मुझे लगता है अगर वो 15% उनको दे दे तो 85% हम लोग बांट लेंगे, वो एक अलग इशू है। अब ये महाराष्ट्र के GR में हम लोग पहले कोई भी GR निकालते होगा जस्टिफिकेशन की नोट मुझे ये समर्थनीय कैसा है, उसके बाद में रीजन्स और उसका परिणाम क्या होगा, आउटपुट क्या होगा। प्रीतम जी, ताज्जुब की बात है कि ऐसा कोई भी प्रक्रिया को ये GR निकालते वक्त पूरा नहीं किया गया। तो इसको क्या असंवैधानिक और कानून के दायरे से बाहर GR है ऐसे कहेंगे? उसके बाहर की बात बताता हूँ मैं सुप्रीम कोर्ट में इंटरवेनर हूँ इस केस में। गोगरे वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र SLP 8452 ट्रांसफर हुई वहाँ पर अरिट पिटिशन के द्वारा 8452। सुप्रीम कोर्ट में अभी तक के ये नहीं कहा कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन इज नॉट अप्लीकेबल। तो मेरा ये कहना है कि अगर अजित पवार साहब को इतनी जल्दबाजी थी तो उनके जो वकील है उनसे पूछ लेना था, लॉ एंड जुडिशरी का ओपिनियन ले लेना था कि पेंडिंग केस है तो क्या हम GR निकाल सकते हैं। मेरा अपना मानना है कि सुप्रीम कोर्ट में अभी अगर हियरिंग आती है तो उसके पहले इन लोगों ने GR निकालना गलत बात है। एक उदाहरण बताता हूँ आपको। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जब चीफ जस्टिस थे बालकृष्णन साहब, तब महाराष्ट्र गवर्नमेंट को हेल्प किया हम लोगों ने, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट को बानाई ने हेल्प करके हमारे वकील मैडम इंदिरा जयसिंह ने आर्ग्यू किया उस जमाने में, वो अंग्रेजी में आर्ग्यू था, मैं हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ कि द एडमिनिस्ट्रेशन इज हेम्पर्ड इन द महाराष्ट्र, देयरफॉर काइंडली अलाउड टू फिल अप द पोस्ट अलॉन्ग विथ रिजर्वेशन। यानी महाराष्ट्र का प्रशासन ठप हो गया है तो हमें प्रशासन चलाने की अनुमति के लिए आप दीजिए। बड़े बड़े वकील बोले,
मुझे भी एक दो पॉइंट बोलने का मौका मिला वहाँ पर, क्योंकि मराठी में JR होने के कारण मुझे कहा गया कि आप बताइए इसका मीनिंग वगैरह। बालकृष्णन साहब ने क्या कहा, यस सब्जेक्टेड टू कंडीशन, हम आपको परमिशन देते हैं। अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में ये केस डाल दी होती कि हम लोग आरक्षण वालों को भी देना चाहते, ओपन को भी देना चाहिए, हमें पदोन्नति दो, सुप्रीम कोर्ट को निर्णय लेना ही पड़ता था। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के अधिकार अपने यहाँ नहीं यूज करना था स्टेट लेवल के ऊपर। अब यार सुप्रीम कोर्ट को क्या जवाब देंगे कि हमने JR निकाला, जहाँ कॉमन सीनियरिटी की बात कर रहे हैं। कॉमन सीनियरिटी का मतलब ही ये होता है कि यू आर अगेंस्ट द आर्टिकल 16(4), जो संविधान ने आरक्षण में पदोन्नति दी है। क्या महाराष्ट्र सरकार उसको हैम्पर कर सकती है? तो सब अभी भी समय है। अभी जो सुनने वाले हैं, अगर कोई उनके वकील हो या महाराष्ट्र सरकार के कोई प्रतिनिधि हो, तो उनसे मैं कहूँगा कि अभी भी एक विशेष याचिका आप सुप्रीम कोर्ट में डालिए और कबूल कीजिए कि आपकी गलती हो गई, तो हमें रास्ता दिखाओ, क्योंकि हमने रास्ता दिखाया था उनको और हेल्प की थी महाराष्ट्र गवर्नमेंट को। तो मुझे कुलदीप रामटेके को अधिकार है कि तुम्हारी गलती हो गई तो बता दो सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल, आप गलती हो गई या फिर जानबूझ के किया, ये तो प्रश्न है, लेकिन इसकी एक लड़ाई भी लड़ने के लिए एक समूह तैयार है। आप भी है, बाकी लोग भी इसमें, आप तो कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं, बाकी लोग रास्ते पे उतरने की भी कोशिश कर रहे हैं। क्या कानूनी लड़ाई होगी, उसका अंजाम क्या होगा, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आंसर है। क्या कानूनी लड़ाई में आरक्षण बोलो या प्रतिनिधित्व जीतता है? कई बार हम लोग न्यायपालिका से उम्मीद करते हैं। मेरे गुरु थे जस्टिस कृष्णा अय्यर, वो बार बार अपने भाषणों में कहते थे, जिन्होंने हमको पढ़ाया इनडायरेक्टली, कि लेट जुडिशियरी बी विथ पीपल, यानी न्यायपालिका ने पब्लिक की बात को भी समझना चाहिए। आप भी देख रहे हैं, कानूनी लड़ाई देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को देख रहे हैं, इनको देख रहे हैं, और ये जो बिल्कुल तारीख पे तारीख वाली बात है इनकी, तो आरक्षण के विरोध में जा रही। एक जज ने तो यहाँ तक कह दिया था कि रिजर्वेशन इज नॉट योर फंडामेंटल राइट, जबकि पूछा ही नहीं गया था। तो हमारा ये सवाल था कि भाई रिजर्वेशन अगर फंडामेंटल राइट नहीं तो है क्या फिर? तो जो चीज़ तुम्हारे डिस्कशन में नहीं आती उस पर बोलते काय को है। तो मेरा ये कहना है कि न्यायपालिका हो, प्रशासन हो या संसद हो, ये हमारे प्रतिनिधि है पब्लिक के। प्रीतम जी, एक उदाहरण देता हूँ। मलेशिया में अंडर आर्टिकल 153 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मलेशिया जब लिखा गया, तो वहाँ के मूल निवासियों को आरक्षण दिया गया, जिनको मलाई बोलते हैं, और उस देश ने साफ जाहिर कर दिया कि इस आरक्षण को कोई चैलेंज नहीं करेगा। भारत में आप देखो, जो उठता है पहले हमारे आरक्षण को चैलेंज करके रख देता है। क्या भारत के पॉलिटिशियन, संसद या न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट, कम से कम मलेशिया का तो उदाहरण रख ले कि एवरीवन, कितनी हमारी रिसोर्सेज बर्बाद हो रही इसमें। एक एक केस के लिए हमको 10-10 लाख रुपए जमा करना पड़ता है। तो न्यायपालिका से भी मेरी उम्मीद है कि कम से कम आप न्यायपालिका के लोग जो सुन रहे कि मलेशिया का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लें। उन्होंने अपने सारे आरक्षण के कानूनों को संरक्षित किया है, एंड दैट सेम प्रोटेक्शन वी वांट हियर। अभी ये लड़ाई तो जुडिशरी में भी जाएगी, सड़क पर भी लड़ी जाएगी, और इसको अलग अलग फ्रंट पे लड़ने की कोशिश भी होगी। और हम तो चाहते हैं कि ये लड़ाई जीते सब लोग, और रिजर्वेशन तो बिल्कुल फंडामेंटल अधिकार है, क्योंकि आप तो कांशीराम जी साहब के साथ बहुत समय गुजारे हैं, उनके आंदोलनों के बारे में, उनकी स्टाइल और उनका आंदोलन। अगर आज कांशीराम साहब जीवंत होते तो क्या होता? इस आंदोलन के जो चर्चा हो रही कि आंदोलन करेंगे, तो आंदोलन की स्टाइल क्या होती? बड़ा इमोशनल सवाल पूछ लिया आपने, तो साहब की याद आ गई। सबसे पहले अगर वो होते तो उन्होंने पूरे देश भर, उनका एक बेसिस था, पहले हम जनता को जागरूक करेंगे कि वी द पीपल आर रूलर्स। वो कानून को ज़्यादा यानी तवज्जो नहीं देते थे, तो पहले वो जन जागरण करते थे, परिसंवाद हो, परिषद हो, खुद बोलते थे, हमको बोलने लगाते थे, और देश भर में एक चेतना की लहर दौड़ती थी, और फिर जाके
उस अधिकार के लिए वो फिर फ्रंट पे बात करते थे, राजनीतिक तौर पे अपने प्रतिनिधियों के साथ में कभी ये करते, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म वो प्लानिंग करते थे। और वो व्यक्तित्व भी ऐसे थे कि मनुवाद उनसे डरता था। जहाँ मनुवाद की लिमिट खत्म हो जाती थी वहाँ से कांशीराम की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती थी। उनके जैसा कैपेबल एंड जेन्युइन लीडर आपने याद निकाला, लेकिन आज तो मुझे दिखाई नहीं देता। तो इस बहाने अगर वो इस तरह से लड़ते थे तो लोगों का हौसला बढ़ता था। उनकी एक बात बड़ी अच्छी लगती थी कि तुम्हें संघर्ष की नीड पैदा करना चाहिए, गरज, बाद में तुम्हारी डिजायर चाहिए, इच्छा। आज आप देखो कुछ चंद लोग आरक्षण या कोई भी लड़ाई लड़ते हैं और फिर बाद में स्ट्रेंथ चाहिए, पॉलिटिकल स्ट्रेंथ भी चाहिए, सोशल स्ट्रेंथ भी चाहिए और थोड़े क्रिएटिव भी चाहिए। तो फिर ये लॉन्ग टर्म प्लान, और फिर वो समझाते थे लोगों को कि तुम सत्ता में नहीं हो, इसके कारण तुम्हारे ऊपर अन्याय होता है। और डिजायर टू रूल द कंट्री करके हमारे रिप्रेजेंटेटिव ज़्यादा बोलते थे। कुलदीप रामटेके ने बोलने के बजाय अगर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं उसको ज़्यादा महत्व है। बिल्कुल। और साहब हमारे को हुक्मरान बनाने की बात करते हैं, और आपने देखा है हुक्मरान के ऊपर कोई अन्याय नहीं होता। मगर आज जो सत्ता में है वो पूरी ताकत नहीं लड़ाते। फॉर एग्जाम्पल अभी महाराष्ट्र में कम से कम 30 लोगों को तो मैं जानता हूँ जो SC/ST का रिजर्वेशन लेके MLA बने। बिल्कुल। उनकी आवाज़ सुनाई दे रही है आपको? क्योंकि वो उनके पार्टी की आवाज़ है, हमारी आवाज़ नहीं है। वो कांशीराम साहब होते तो इस लड़ाई को आइडियोलॉजिकल लड़ाई में कन्वर्ट करते थे। अभी क्या हो गया, पावर पॉलिटिक्स चल रहा है, आइडियोलॉजिकल नहीं, पावर पॉलिटिक्स चल रहा है। आपने सोशल अटैचमेंट की बात की इसी लड़ाई में, लेकिन समाज में एक समस्या ये भी है कि बाकी जो कॉमन लोग हैं समाज के, जो नौकरी पेशा नहीं है, अधिकारी नहीं है, वे ये सोचते हैं कि भाई ये तो इनकी लड़ाई है रिजर्वेशन की, इनकी लड़ाई है प्रमोशन में रिजर्वेशन की, क्योंकि ये लोग तो हमारी लड़ाई में कभी आते नहीं है, एट्रोसिटी की लड़ाई में ये लोग दिखते नहीं है। कुछ लोग है अपवाद, लेकिन बहुत बड़ा तबका अधिकारियों का और कर्मचारियों का है जिनको समाज से कुछ लेना देने, परिवार ही उनका समाज है, परिवार ही उनकी दुनिया है। तो क्या ये दूरी हो रही है, इस आंदोलन में वो कम करने की कोई कोशिश हो रही है? ये आंदोलन या धरने के बारे में मैं स्पष्ट कर दूं कि कर्मचारियों को आरक्षण या कर्मचारियों को प्रमोशन देने की इस मर्यादित स्वरूप में आंदोलन नहीं है। दिस इज वन ऑफ द पार्ट। मगर लोगों ने ये नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि रिजर्वेशन है समाज को मिलता है, व्यक्ति को नहीं। हमारे लोग व्यक्ति हो गए, मेरे को आरक्षण मिल गया, नौकरी मिल गई, समाज से मुझे कोई लेना देना नहीं। इंदौरा में रहने वाले लोग सिविल लाइन में घर खरीदते और फिर इंदौरा जाना बंद कर देते, अपनी जड़ें भूल जाते हैं। आरक्षण का मतलब वो नहीं था। जिस समाज को आरक्षण मिला, तुम पढ़े लिखे हो, तुमको नौकरी मिली, तो फिर तुम्हारे टैलेंट, टाइम और ट्रेजर का कुछ हिस्सा अपने समाज को देना चाहिए, ये था। अब दूसरा पक्ष आपके क्वेश्चन का कि क्या ये आरक्षण के लिमिटेड है, नहीं। स्कॉलरशिप का क्वेश्चन उठाया, रिजर्वेशन इन जुडिशियरी का क्वेश्चन है, न्यायपालिका में आरक्षण, प्राइवेट क्षेत्र में आरक्षण है, मजदूरों का सवाल लिया है, स्कॉलरशिप के जो विभिन्न अंग है, प्राइमरी से लेके तो इस अपने उच्च शिक्षण, हायर एजुकेशन तक, वो सवाल भी उठाया है विभिन्न प्रश्नों में। और एक हमने खास बात ली है कि पर्टिकुलरली इवन आश्रमशाला का सवाल उठाया है। खास करके सबसे बड़ा सवाल तो हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी का उठाया। वहाँ एक फिलांथ्रोपिस्ट कंसेप्ट है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। फिलांथ्रोपिस्ट का मतलब ये होता है कि दयावान धनवान के सहारे, हमारे पास पैसे नहीं है सरकार के पास, इसलिए आगे के स्कूल प्रबंधन और उच्च शिक्षा चलेगी। हमने कहा ये सरकार की जिम्मेदारी है। तो मुझे आप बताइए कि जो लोग ऐसे आइसोलेट होकर सोचते हैं कि सिर्फ प्रमोशन की लड़ाई है, ये गलत है। बताने में कोई तकलीफ हुई होंगी, लेकिन मैं आप क्लियर कर देता हूँ। वी हैव अंडरटेकन ऑल प्रॉब्लम्स, राइट फ्रॉम स्कॉलरशिप, representation in judiciary, then particularly new education policy, educational questions, labor यानी कामगार के प्रश्न, और ये भी कि कोरोना के संक्रमण काल में जो छोटे छोटे उद्योग बंद हुए या उनके कामगार बेरोजगारी की कगार पे है, उनको भी इंसेंटिव मिले। इवन विशेष घटक योजना के भी सवाल हमने लिए, ग्रांट हम लोगों को मिलती हो लिए, बार्टी का क्वेश्चन लिए,
अब बार्टी के बारे में तो आपको मालूम है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट कैसे काम कर रहा है। कई बार तो ऐसा होता है कि हमारे ही लोग हमारे ऊपर न्याय नहीं करते। तो ये सारे प्रश्न जब लिए तो ये तोड़ के सिर्फ रिजर्वेशन इन प्रमोशन की बात करना ये मेरे ख्याल से गलत है। बिल्कुल, तो सारे प्रश्न हैं, केवल ये समस्या जो है प्रमोशन में रिजर्वेशन की नहीं है, तो बेसिक रिजर्वेशन की भी है। जैसे कि सर ने बताया ये एजुकेशन पॉलिसी है, जिस तरह से बेरोजगारी है, या फिर प्रमोशन प्राइवेट सेक्टर में हो, या सभी समस्या जो समाज से जुड़ी है उसकी ये लड़ाई है। इसलिए मैं जनता से अपील करूंगा कि इसे ऐसी लड़ाई नहीं माने कि वो सिर्फ अफसरों की लड़ाई है या कर्मचारियों की लड़ाई है। ये सिर्फ अफसर और कर्मचारियों की लड़ाई नहीं, तो आने वाली पीढ़ी की और इस देश के भविष्य की लड़ाई है। कुलदीप रामटेके सर, आप स्टूडियो में आए, अपना बहुमूल्य समय दिया और इस विषय पर इस तरह से बेबाकी से आपने बात कही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देखते रहिए आवाज़ इंडिया टीवी।